एवरीवन, हम लोग आज तटीय मैदान तथा उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले प्रायद्वीपीय भारत का पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ देखिए ये रेड कलर से बनाया गया है, इतना ही है। अर्थात भारत का जो मुख्य भाग है वो इतना ही है, तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इधर देखिए जो तटीय मैदान है और इस साइड जो है और ये ऊपर, इसको कहते हैं उत्तरी भारत का मैदान, क्योंकि ये उत्तर है तो उत्तरी भारत का मैदान। ये देखिए पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ नदियों ने जलोढ़ निक्षेपण के फलस्वरूप मैदानी भाग का निर्माण किया। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ देखिए, इधर भी और इधर भी, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ नदियों ने जलोढ़ निक्षेपण के फलस्वरूप मैदानी भाग का निर्माण किया है, जिसे तटीय मैदान कहा जाता है। तो पहले हमने एक शब्द यूज किया, जलोढ़ निक्षेपण। पहले आप लोग वह समझ लीजिए जलोढ़ निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक, तो प्राचीन भारत, चूँकि आप लोग जानते हैं प्राचीन भारत, ये देखिए अगर हम यहाँ से देखें खड़े होकर, कन्याकुमारी के पास से देखें तो हमें भारत इस प्रकार दिखेगा। बिल्कुल इस तरह दिखेगा प्रायद्वीपीय, अर्थात इधर मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए मुंबई है तट पर, और इधर मान लीजिए जैसे चेन्नई। ओके, तो हमें भारत अपना इस तरह दिखेगा, अर्थात यहाँ पश्चिम में उठा हुआ, फिर इधर थोड़ा थोड़ा नीचे जाते हुए फिर इधर नीचे आ गया। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत इसी प्रकार है। तो हमने अभी बताया जलोढ़ निक्षेपण, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ नदियों ने जलोढ़ निक्षेपण के फलस्वरूप मैदानी भाग का निर्माण किया, जिसे तट कहा गया है। ओके, तो हमने जलोढ़ निक्षेपण, तो आप लोग समझ लीजिए जलोढ़ निक्षेपण करते हैं। नदियाँ जो बालू, आप लोग जानते हैं नदियाँ जो है अपने साथ रास्ते में जितने बालू व मिट्टी तो उसको बहा कर लाती हैं। तो नदियाँ जो बालू व मिट्टी बहा कर लाकर कहीं जमा कर देती हैं, जैसे देखिए यहाँ से बहुत नदियाँ यहाँ जमा कर दी, यहाँ जमा कर दी। इसी प्रकार पहले सैकड़ों नदियाँ बहती थी और वही सब जमा कर दी दोनों तरफ अपने बालू व मिट्टी को लाकर। तो ये सब जमा कर दी, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। अर्थात नदियाँ जो बालू व मिट्टी बहाकर कहीं जमा कर देती हैं उसे हम लोग जलोढ़ निक्षेप करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, पहले सैकड़ों नदियाँ बहती थी और इस साइड और इस साइड, इसी कारण वो सब अपने रास्ते की मिट्टी व बालू को लाकर जमा कर दी, जिससे ये तटीय मैदान हुआ। अर्थात देखिए हमारा भारत सिर्फ इतना ही था, लेकिन ये जो तटीय मैदान बनाया हुआ, अर्थात ये रेड कलर की बाहरी सा, इधर देखिए ये सब नदियों ने बनाया है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे तथा ये उत्तरी भारत का मैदान। तो आप लोग जानेंगे जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। नदियों द्वारा बालू व मिट्टी को बहाकर जमा कर देना जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ नदियों ने जलोढ़ निक्षेपण के फलस्वरूप मैदानी भाग का निर्माण किया है, जिसे तटीय मैदान कहा गया है। क्या कहा गया? तटीय मैदान कहा गया है। जलोढ़ निक्षेपण के फलस्वरूप समुद्र का जल पीछे चल गया है, अर्थात समुद्र का जल पहले यहाँ तक रहा होगा, लेकिन जब जलोढ़ निक्षेपण की क्रिया हुई तो यहाँ तक मिट्टी बालू जम गए, तो हमारा समुद्र में यहाँ शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार इधर। ओके, तो ये हो गया हमारी चर्चा। तो पहले हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग इधर का है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, चलिए पश्चिमी तटीय मैदान। आप लोग हेड डाल लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान। ओके, तो चलिए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का पहले हम लोग विस्तार देख लेते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार देखिए कहाँ से, ये देखिए इधर, ये देखिए तटीय मैदान यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम तक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। इसका अत्यधिक चौड़ाई देखिए, इसका अत्यधिक सर्वाधिक चौड़ाई देखिए, जहाँ नर्मदा व तापी, नर्मदा नदी बनी है, ये तापी नदी। इस चीज़ सर्वाधिक चौड़ाई देखेंगे अगर आप ध्यान से देखिए, तो देखिए ये सब एकदम नज़दीक है इसके, रेड कलर जो ब्लैक कलर के पास, लेकिन यहाँ देखिए बहुत जगह है। तो ये नर्मदा और तापी के पास इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, इसकी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की। तो आप लोग लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक विस्तार है, तथा इसका सर्वाधिक चौड़ाई जो है नर्मदा व तापी नदियों के मुहाने पर है।
ओके, देखिए नर्मदा व ताप्ती नदियों को मुहाने देखिए यहाँ अधिक अपेक्षाकृत इधर देखिए। तो गुजरात में, गुजरात से देखिए गुजरात है और गुजरात से ये देखिए गोवा बनाया गया है। यहाँ हम लोग जानते हैं छोटा सा गोवा है। तो गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। देखिए लिखा गया है कोंकण तट। तो हमारे पेपर पूछेगा कोंकण तट, इस तरह पूछेगा गुजरात से गोवा तक के तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर होगा कोंकण तट। तो यहीं से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो गुजरात से देखिए, गुजरात यहाँ से तट शुरू हो जाता है, इसके ऊपर पाकिस्तान है। यहाँ से गुजरात, ये देखिए कच्छ की खाड़ी, ये हमने बताया सौराष्ट्र, यहाँ देखिए। तो यहाँ और हमने कल पढ़ाया था गिर, मांडव तथा बार्द पहाड़ी यहीं पर पाए जाते हैं। उसी के दक्षिण में देखिए यहाँ अर्थात गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। तथा गुजरात से गोवा, देखिए गोवा बनाया गया है। तो गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। तथा गोवा से देखिए मंगलोर लिखा गया है, यहाँ मंगलोर है, बेंगलोर में कर्नाटक में एक जगह मंगलोर है। तो गोवा से मंगलोर तक ये तट को हम लोग कंकड़ तट, कन्नड़ तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट और तब गोवा से मंगलौर के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। तथा यहाँ देखिए बचा मंगलौर अर्थात कर्नाटक से केरल कन्याकुमारी तक के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तथा मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार जो केरल में है। ओके, तो मालाबार तट पर अधिकतर लैगून झीलें पाई जाती हैं। तो आप लोग लैगून झील का हमने शब्द प्रयोग किया। तो लैगून झील अर्थात वे झील जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अर्थात इस प्रकार देखिए, जैसे देखिए इधर भारत है, इधर भारत है और ये समझिए झील बन गया। समुद्र का पानी यहाँ तक आ गया है, अर्थात हम नाव में बैठे थे यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तो यहीं तक आएंगे। जब देखिए यहाँ तक आ सकते हैं, अर्थात यही हमारी झील हो गई इतनी। देखिए इधर भी मिट्टी होगा, इधर भी, लेकिन इधर समुद्र है। तो देखिए चार तरफ से घिरा रहता है, इसको लोग झील कहते हैं। इसी प्रकार की झील को जो समुद्र के द्वारा बना रहता है उसे लैगून झील कहते हैं। तथा झील को हमने कल भी बताया था केरल में क्याल कहा जाता है। तो समुद्र का वह तल, आप लोग लिखिए क्या, लैगून झील, समुद्र का वह तल जो चारों ओर से भूभाग से घिरा हो लैगून झील कहलाता है। तथा इसका जल खारा होता है। आप लोग जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है, इसी कारण जो लैगून झील होती है उसकी अधिकांशतः जल खारा होते हैं। तो लैगून झील का भी जल खारा होता है क्योंकि वह समुद्र के संपर्क में रहता है। आप लोग इधर समझ गए। अब फिर से एक बार देख लीजिए, गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। तो गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक के तट को हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। तथा कर्नाटक के मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में है। केरल में सर्वाधिक लैगून झीलें पाई जाती हैं, लैगून झीलें। तथा लैगून झीलें समुद्र द्वारा बनाई जाती हैं तथा उनका जल खारा होता है। और केरल में झीलों को क्याल कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। चलिए आगे। तो केरल में लैगून झील को क्याल कहते हैं। इसके आगे देखिए, पश्चिमी घाट का ढाल, देखिए हमने यहाँ बनाया, पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ जो है बहुत तेजी से गिरती हैं। अर्थात इस यहाँ जो नदियाँ गिरेंगी बहुत, देखिए यहाँ ढाल इसके अपेक्षा बहुत अधिक है। अर्थात यहाँ जो नदियाँ गिरेंगी एकदम बहुत स्पीड में आएंगी। तो आप लोग लिखिए पश्चिमी घाट का ढाल, पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र, देखिए तीव्र है। तो पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ, जैसे देखिए यहाँ नर्मदा, तापी तथा गोवा में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, मांडवी, इसी तरह केरल में बहती हैं, अभी हम देखेंगे। तो आप लोग लिखिए पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से प्रभावित होती हैं। पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियाँ बहुत तेज़ी से प्रभावित होती हैं, जिस कारण ये नदियाँ समुद्र से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए एकदम तीव्र गति से गिरेंगे तो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम लोग डेल्टा अभी पढ़ेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। ओके, और हम नदी चैप्टर में भी सभी नदियों को फिर से पढ़ेंगे और एकदम विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें चूँकि पढ़ाना जरूरी इसलिए हम पढ़ा देंगे। ओके, तो पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है, इस कारण यहाँ की नदियाँ जो बहुत तेज़ी से गिरती हैं, जिस कारण ये नदियाँ समुद्र से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ये नदियाँ एस्चुरी अर्थात ज्वार नदों, एस्चुअरी, ओके यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस्चुअरी
एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ओके, चल रहा है, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो ये नदियाँ पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ जो हैं ये बल्कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वार नदमों का निर्माण करते हैं। अभी हम बताएंगे एस्चुअरी क्या होता है, पर आप लोग समझ लीजिए, इतना लिख लीजिए। एस्चुअरी का निर्माण करती है तथा तेजी से बहती, अब देखिए समझ लीजिए एस्चुअरी कैसे करते हैं। तेजी से बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र को धक्का देती है। जैसे मान लीजिए समुद्र है और यहाँ से नदियाँ गिर रही है, एकदम तीव्र गति से गिर रही हैं, यहाँ तो समुद्र इसको धक्का दे देंगी, वापस आ जाएगा, वापस आएगा, अर्थात समुद्र में यहाँ धक्का पाकर या इसमें ज्वार उठने लगते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्चुअरी। ओके, आप लोग समझ गए एस्चुअरी किसे कहते हैं, जब नदियाँ जब तीव्र गति से बहती हैं तो समुद्र को धक्का दे देती हैं, अर्थात समुद्र पीछे आ जाता है, तो वहाँ पर वो अपने ज्वार उठने लगता है और इसको हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। तो एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। तेजी से बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र का पानी को ढकेलने का प्रयास करती हैं, जिस कारण वे ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार की गुजरात में नर्मदा व तापी नदी, कर्नाटक में बहती, हम लोग नदी चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर आया आप लोग बस ध्यान लीजिए, देखिए। तो आप लोग लिखिए, गुजरात में समझिए, गुजरात में नर्मदा व तापी नदी, कर्नाटक में शरावती नदी बहती है, हम लोग नदी चैप्टर में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। गुजरात में नर्मदा व तापी, कर्नाटक में शरावती, ओके, कर्नाटक में शरावती, गोवा में बहने वाली मांडवी और बुआली एक बती, बुआली, मांडवी और बुआली, तथा केरल में भरतपूजा, केरल में भरतपूजा व पेरियार नदी ज्वार नदमों का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि बहुत तीव्र गति से अपना जल गिराती हैं, समुद्र को पीछे ढकेल देती हैं, वहाँ पर ज्वार उठने लगता है समुद्र में, उसको ज्वार नदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। तो आप लोग समझ लिए कि पश्चिमी घाट पर्वत की नदियाँ अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान पर जो इसका डेल्टा का निर्माण नहीं होता है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण होता है। और आप लोग समझ लीजिए एस्चुअरी कैसे करते हैं। और जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो पेपर में पूछेगा डेल्टा का निर्माण कौन सी तटीय करती हैं, पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय, तो आंसर क्या होगा, पूर्वी तटीय डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिमी तटीय एस्चुअरी का निर्माण। ओके, तो आप लोग ये समझ लिए, ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए पेपर में हमारे यही पूछेगा, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट के मैदान को कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलोर अर्थात कर्नाटक के मैंगलोर के तट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। अब चलिए हम लोग आते हैं पूर्वी तटीय मैदान पर। ओके, तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए, हमने कल भी बताया था, यह बहुत कटाव फिटा है। तो चलिए आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए, यहाँ हमने बताया था यहाँ से एक हुगली नदी निकलती है गंगा के से। ओके, तो इसका विस्तार पहले हम समझ लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए पूर्वी तटीय मैदान। ओके, तो पूर्वी तटीय मैदान हुगली नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान हुगली से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जबकि हमने बताया था पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक, और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है, हुगली नदी से कन्याकुमारी तक, अर्थात हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, आप लोग समझ गए। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी से कन्याकुमारी तक है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में, देखिए यहाँ बनाया गया, देखिए तमिलनाडु में, देखिए यहाँ सर्वाधिक विस्तार है, हर जगह की अपेक्षा देख लीजिए तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में था। उड़ीसा, अब हम जैसे यहाँ पर हमने बताया हर तट का नाम अलग अलग, उसी प्रकार यहाँ भी हर राज्य में या हर जगह अलग अलग नाम रखा गया है। तो आप लोग हेडिंग डाल चुके हैं पूर्वी तटीय मैदान। ओके, चलिए आप लोग लिखिए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी से कन्याकुमारी तक, आप लोग ये लिख चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में लिख चुके हैं। ओके, अब इसके आगे देखिए हम तट का नाम बताएंगे। तो यहाँ देखिए उड़ीसा होता है, जानते हैं आप लोग, यहाँ उड़ीसा है, तो लिखेंगे उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। देखिए लिखा गया है उत्कल तट, किसके तट को कहते हैं, उड़ीसा तट को, अर्थात उड़ीसा के समुद्र का तट जो है उसको हम लोग उत्कल तट कहते हैं। ओके, पूर्वी तटीय मैदान पर भी लैगून झीलें हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच के भाग को। तो अब इसके आगे देखिए, यहाँ देखिए गोदावरी नदी, और ये देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ देखिए यहाँ उड़ीसा है हमने बताया, और उड़ीसा के तटीय को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। फिर उड़ीसा के बाद देखिए जो तट बनाता है वो आंध्र प्रदेश। ओके, आप लोग अगर एटलस ले तो उसमें देख सकते हैं, यहाँ देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा के तट को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी व कृष्णा
कि नदियों के बीच के भाग को हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। देखिए गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी, और इसके बीच के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट तथा गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तथा इसके बाद यहाँ देखिए चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, वो एक पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर है। तो हमने अभी बताया था कि लैगून झीलें कुछ होती हैं, तो जबकि चिल्का झील जो उड़ीसा में वो भी एक लैगून झील है जो समुद्र के द्वारा बनाई गई है। तथा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, देखिए आंध्र प्रदेश इस प्रकार होगा, अरे तमिलनाडु सॉरी इस प्रकार होगा, तो यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसी की सीमा पर पुलिकट झील है, ओके, वो भी जो एक लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील उड़ीसा में तथा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के सीमा पर, दोनों जो है लैगून झील के उदाहरण हैं। पुलिकट झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप, जब हम द्वीप पढ़ा रहे थे हमने बताया था श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह कहाँ पर है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अर्थात सीमा पर है, और श्रीहरिकोटा द्वीप, ओके। तो अब जान पुलिकट झील में हमने बताया था वहाँ पर यूज किया था पुलिकट झील, ओके। तो आज आप जान लिए पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, तथा यह एक लैगून झील का उदाहरण है। हमने बता दिया लैगून झील समुद्र द्वारा बना हुआ भाग, ओके। तथा इसके बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसी द्वीप पर हमने बताया था इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, जहाँ पर लॉन्चिंग पैड होता है, ओके। पूर्वी तट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमने अभी बताया था कि पूर्वी तट के मैदान की नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तट की एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप लोग समझिए, देखिए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ नदियाँ बहुत तीव्र गति से जाती है, लेकिन जो यहाँ से जाएंगी देखिए इस प्रकार धीरे धीरे, देखिए जैसे यहाँ गोदावरी व कृष्णा, देखिए यहाँ पर अपने चट्टान को काट दिए हैं, अर्थात यहाँ से जो नदियाँ बहेंगी वो डायरेक्ट इस प्रकार जाएंगी, इस प्रकार देखिए इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार जाएंगे, तो इसका ढाल बहुत कम है, ये उतना प्रेशर नहीं बना पाएंगी, तो ये अपने साथ जो बालू मिट्टी कर ले जाती हैं। देखिए वो यहाँ से, और जानते ही हैं आप कि जब नदियाँ, जैसे मान लीजिए जैसे हम नेक्स्ट फिगर बना दे रहे हैं समझने के लिए बेहतर होगा। जैसे देखिए ये समुद्र है, दूसरे इसको जैसे देखिए ये समुद्र है, ओके, इधर इस पार समुद्र है, ओके, और यहाँ से एक नदी मान लीजिए जैसे यही नदी बड़ी है कृष्णा या गोदावरी मान लीजिए, ओके। तो देखिए जब ये देखिए वहाँ मैंने बताया कि नदियाँ सिर्फ इस तरफ जाती हैं, अर्थात इन पर ढाल जो तीव्र नहीं होता है, तो ये जब धारा के पास पहुँचती बहुत सैकड़ों नदियाँ बढ़ जाती हैं इस प्रकार, देखिए इधर इधर इसी प्रकार बहुत सी नदियाँ बढ़ जाती हैं। तो देखिए जब बढ़ जाती है तो अपने साथ धूल व बालू कर ले जाती हैं, तो इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए डेल्टा बन गया ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा, क्यों, क्योंकि यहाँ तीव्र ढाल नहीं है, इसी कारण ये नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि यहाँ तीव्र ढाल था और वो एक बैग जाती थी और समुद्र को धक्का दे देती थी, इसलिए एस्चुरी का निर्माण होता था, और यहाँ पर धक्का नहीं दे पा रही हैं, एकदम धीरे जा रही हैं, तो वहाँ पर जमाव हो जाता है और उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है, ओके। तो हम लोग जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एकदम डिटेल में जानेंगे कि एस्चुरी और डेल्टा के बारे में, ओके। तो आप लोग यहाँ जान लिए उड़ीसा के तट को उत्कल तट तथा आंध्र प्रदेश में गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच के तट को उत्तरी सरकार तट, तथा यहाँ तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के तट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट, ओके। तो हमने बता दिया। अब आप लोग लीजिए डेल्टा का निर्माण एक बार कैसे होता है। देखिए पूर्वी तट की नदियाँ हमने बताया डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो नदियों का ढाल मंद होने के कारण इनका प्रभाव धीमे होता है। हमने बताया नदियों का ढाल मंद होने का कारण उनका प्रभाव धीमे होता है, जिस कारण ये समुद्र को तेज लहरों से टकराती हैं। समुद्र की तेज लहर होती है, आप लोग जानते ही हो, प्रति मिनट बहुत तेज लहर आती हैं, तो समुद्र की लहर बहुत तेज होती है, उससे जाकर टकराती हैं, तो इनका जल सैकड़ों भागों में बढ़ जाता है। जिसमें बाटा यहाँ देखिए, इनका जल जो है सैकड़ों भागों में बढ़ जाता है, और नदियाँ अपने जलोढ़ नीचे पर, हमने बताया था जलोढ़ नीचे पर जो अपने बालू और मिट्टी में जाकर जमा होता है, उसे जलोढ़ नीचे पर करते हैं। तो नदियाँ अपने जलोढ़ नीचे पर को मंद होने के कारण यहीं बिछा देती हैं, देखिए बिछा देती हैं और डेल्टा का निर्माण करता है, ओके। तो आप लोग समझ गए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। हमने बता दिया पूर्वी तट के मैदान जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तट की मैदान एस्चुरी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्यों, क्योंकि इसका तीव्र ढाल जो है तीव्र होता है और इधर का ढाल मंद होता है, ओके। तो डेल्टा निरंतर समुद्र की ओर भागता है, जैसे महानदी का डेल्टा, ओके, गोदावरी का डेल्टा,
तथा कृष्णा का डेल्टा तथा यहाँ कावेरी का डेल्टा, बहुत सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इस कारण ये बहुत उपजाऊ है तथा यहाँ धान की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आप लोग जानते हैं धान की खेती में पानी आवश्यक होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैदान। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिए उत्तरी भारत का मैदान। उन्हें बताया था नदियाँ हिमालय के बड़े बड़े शिलाखंडों से बहाकर जल लाती हैं। ओके, जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तरी मैदान, यहाँ शिवालिक, लघु, बृहद, तो यहाँ से बहुत सी नदियाँ बहाकर लाती हैं जल, शिलाखंडों से बहाकर जल लाती हैं। शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश, देखिए शिवालिक का जो गिरिपाद प्रदेश है, ओके, शिवालिक का गिरिपाद प्रदेश तो में मंद ढाल, देखिए यहाँ मंद ढाल, शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में मंद ढाल होने के कारण जमा कर देती हैं अपने बालू और मिट्टी, क्योंकि इसके बाद नदियों का ढाल अत्यधिक कम हो जाता है। जैसे यहाँ कम हो गया था और यह फैलने लगी थी, उसी प्रकार यहाँ की भी नदियाँ फैलने लगी हैं। ओके, तो ये देखिए ढाल कम हो जाएगा तो नदियाँ फैलेंगी, जाहिर सी बात है, उनको जगह नहीं मिलेगा बहने के लिए तेज तीव्र गति से, तो फैलने लगती हैं। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में जाकर फैलने लगती हैं। तो इसके बाद नदियों का ढाल अत्यधिक कम होने के कारण ये जल और निक्षेपण या शिलाखंडों को बहाने में सक्षम नहीं हो पाती। ओके, इसी कारण वो लोग अपने जल को बहाने में सक्षम नहीं हो पाती। नदियों का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इस कारण नदियाँ इस जलोढ़ निक्षेपण को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। इस कारण नदियाँ जो हैं इस जलोढ़ निक्षेपण को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। ओके, इस कारण नदियाँ जलोढ़ निक्षेपण को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। शिलाखंड वाले क्षेत्र को भावर कहते हैं, अर्थात जैसे आप लोग मैप में समझ लीजिए, जैसे देखिए ये नदियाँ बह रही हैं, अर्थात देखिए यहाँ गंगा बनाया गया, तो इसके आसपास यहाँ देखिए घाटी बनता है, इधर भी ऊंचाई रहेगा, इधर भी, और बीच में जो नदी रहता है वहाँ खाल होगा। तो हमने बताया भावर प्रदेश क्या कहलाएगा, ये नदियाँ जहाँ बह रही हैं ये भावर प्रदेश होगा। ओके, ये जो नदियाँ बह रही हैं ये भावर प्रदेश होगा। जबकि जो होता है एक, जिस कारण नदियाँ सतह पर नहीं दिखती हैं और भावर प्रदेश में विलुप्त जाती हैं, और इसके आसपास के जगह को हम लोग भावर प्रदेश कहते हैं। ओके, तो फिर से आप लोग समझ लीजिए, शिलाखंड वाले क्षेत्र को भावर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भावर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में है, शिवालिक के दक्षिण में है, क्योंकि देखिए शिवालिक के दक्षिण में, तो देखिए बनाया गया ब्लैक कलर से सर्किल का, बीच में जगह होता है उसमें नदियाँ छुप जाती हैं और ऊपर से नहीं दिखती हैं। देखिए हमने बनाया है, देखिए शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय के मध्य में देखिए बनाया कि नहीं, ये शिवालिक हिमालय रेड कलर से बनाया गया है, और उसके दक्षिण में बनाया गया है भावर प्रदेश। ओके, तो भावर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में है। इन शिलाखंडों के बीच गैप होता है, जिस कारण नदियाँ का जल गैप में प्रवेश करता है, जिस कारण नदियाँ सतह पर नहीं दिखती हैं और भावर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। हमने बताया कि वहाँ की नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती हैं और हमें वो दिखती नहीं है। ओके, भावर प्रदेश शिवालिक के बाद में सिंधु नदी, जो यहाँ सिंधु नदी बहती है, तो भावर प्रदेश शिवालिक के बाद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी पाया जाता है। अर्थात भावर प्रदेश का विस्तार देखिए हमने बनाया सिर्फ तिब्बत सॉरी का है सिक्किम, और आप लोग जानते हैं तीस्ता नदी जो है सिक्किम में बहता है, इसलिए इसका विस्तार जो है सिक्किम में तीस्ता नदी तक है, जम्मू से लेकर तीस्ता नदी तक। ओके, भावर प्रदेश शिवालिक के बाद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी पाया जाता है, जिसके कारण दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये जो दलदली क्षेत्र बनेगा इसको लोग तराई क्षेत्र कहेंगे। ओके, और इसको भावर प्रदेश, ओके, भावर जगह। ओके, तो हमने बागर और खादर दो नाम यूज किए। तो बाढ़ के दौरान नदियों से दूर उत्तर भारत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, जिन कारण यहाँ जलोढ़ निक्षेपण नहीं हो पाता और ये कम उपजाऊ होता है, इसमें बागर कहते हैं। बाढ़ के दौरान नदियों से दूर उत्तर भारत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। ओके, आप लोग हेडिंग डालिए बाढ़, और आप लोग लिखिए बाढ़ के दौरान नदियों से दूर उत्तर भारत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण यहाँ जलोढ़ निक्षेपण नहीं हो पाता है, यह कम उपजाऊ होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग खादर। ओके, खादर बाढ़ के दौरान नदी के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पानी प्रवेश कर जाता है, बाढ़ के दौरान नदी के आसपास का वह जगह जहाँ पानी प्रवेश कर जाता है और जलोढ़ निक्षेपण को बिछा देता है, ऐसे जगहों को खादर भूमि कहते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, हर साल जलोढ़ निक्षेपण की परत जम जाती है। तो आप लोग इतना समझ गए आई थिंक। अगर नहीं समझे तो हम अब देखिए यहाँ मैप बना देते हैं, समझने के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आप लोग समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है,
ओके, ये नदी बह रही है, यहाँ नदी बह रही है। तो आप लोग जानते हैं नदी के आसपास जो ऊंचाई रहती है, नदी जहाँ रहता है वहाँ खाल जगह रहता है और उसके आसपास इस तरह होता है, इस प्रकार, और बीच में नदी बहती है। देखिए इस प्रकार उठा रहता है और बीच में नदी बहती है, बिल्कुल इस प्रकार। तो ये देखिए हम जगह बता रहे जो उठा रहता है। ओके, तो अभी हम बताया बाढ़ है। तो बाढ़ के दौरान नदियों से दूर उत्तर भारत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ जलों निक्षेपण नहीं हो पाता है और यह कम उपजाऊ होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अर्थात बागर किसे कहेंगे। बागर ये बाहर वाले प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पानी प्रवेश नहीं कर पाता है और यहाँ जम जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। ये हो जाएगा बागर। ओके, जबकि खादर हमने बताया बाढ़ के दौरान नदी के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पानी प्रवेश कर जाता है, अर्थात पानी देखिए यहाँ प्रवेश कर जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे खादर। क्या कहेंगे? खादर। ये हो गया बागर और खादर। आई थिंक अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। आप हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग पर ध्यान लीजिए, सुन लीजिए। ओके, बागर, बाढ़ के दौरान, बाढ़ के दौरान नदियों से दूर उत्तर भारत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए पानी प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ऊंचाई है। तो ऐसे प्रदेश को हम लोग, ऐसी जगह को हम लोग बागर कहेंगे। और बाढ़ के दौरान जहाँ नदियाँ जहाँ पानी पहुँचता है उसे हम लोग खादर कहेंगे। ये हो गया बागर और खादर। ओके, तो हमने बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान में से कौन डेल्टा का निर्माण करती है? तो क्या होगा? पूर्वी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है, आप ये समझ गए। और ये भी पूछता है गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, तथा गोवा से मंगलौर तक के तट को कन्नड़ तट, और तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है, केरल में झील को क्याल कहते हैं। इसके बाद तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक के भाग को जो शेष बचता है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, तथा उड़ीसा में हम लोग उसे उत्कट तट कहते हैं। और हमने उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा कर ली, ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रिवर, भारत की नदियाँ शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके।